चलो बोलो एक्सरसाइज 1 में बोलो सर्कल में कोई डाउट है? 1 से 20 बोलो। 1 से 20 सर्कल में किए तूने पैराबोला के 10 सवाल? ऐसे तूने पैराबोला नहीं किया तो भी ट्राई तो करते एक बार, तो उसको मैं ज़्यादा कर लेते फिर सर्कल में। अभी तरह 12th में होमवर्क नहीं दिया था ज़्यादा, तो उसमें 10 ही सवाल दिए थे ना। ओह हार्ड है, तो भी क्या 10 ही सवाल किए कल? कल तो तुम्हारा 12th में नहीं था। 1 से 20 तक कोई डाउट है क्या सर्कल में? है? तो जल्दी बोलो ना यार, पूछने में तुम टाइम वेस्ट कर देते हो। 15 इतना इज टेंजेंट लाइन टू द सर्कल, ये तो मार खाने वाला सवाल है। पूरा मेहनत किया मैंने गधे। सिंपली क्या था, सी बराबर क्या था, सॉरी सी बराबर क्या था सर्कल में, ए बाई एम होता है। हाँ तो फिर तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में डाउट आ रहा है, ये पढ़ रहे हो आप? यहाँ से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखो लाइन को, तो सी की वैल्यू मिलेगी, m की वैल्यू मिलेगी। अब r बराबर क्या है, प्लस माइनस से अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो तुमने फिर पढ़ा क्या? तो बाकी सवाल तेरे से कैसे हो गए भाई? तो फिर रिवीजन तो ही तो बोल के ऐसे ही सॉल्व करने लगे बिना रिवीजन किए? नहीं, वो क्या डाउट से मालूम चल जाता है ना कि किस लेवल की तैयारी चल रही है। आगे तो तुमसे फिर बने नहीं होंगे फिर तुम्हारे, जब ये डाउट है तो, क्योंकि ये तो सिंपल भाई सी पे सवाल है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इसको क्वेश्चन तो ही नहीं बोलते हैं, ये तो फॉर्मूला है। आगे बोलो 21 से 30 तक, 21 से 30 तक, और कोई 26 क्या है भाई? कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट इतना विथ रिस्पेक्ट टू इतना विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस विल बी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ओएबी। तो क्या दिक्कत हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सर्कम सेंटर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट हो जाएगा। पढ़ता नहीं पढ़, ये रिवीजन कर रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ना, ये ए बी और ये ओरिजिन कैसे बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, उसका सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा, ए बी का मिड पॉइंट निकाल दो, खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट बोलो। और कोड ऑफ कॉन्टैक्ट सिर्फ डिफिनीशन पे है, ये सब पढ़ा करो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। क्या मजा नहीं आ रहा है ऐसा डाउट देख करके, फिर सीधा सीयू से लिखना था तुमको उसका मिड पॉइंट। हाँ नेक्स्ट 30 तक कोई डाउट है? नेक्स्ट 31 से 40, 31 इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द सर्कल दिस वन एट द पॉइंट इतना नहीं, 2 बार आई क्या, कुछ किया नहीं। अरे पहले सर्कल में इसके 3 मेथड है। बोल किसी सर्कल को किसी पॉइंट पे टच कर रहा है, s प्लस s1 प्लस s2 लगा सकता हूँ, सॉरी s1 प्लस लेमडा s2 लगा सकता हूँ, s1 प्लस s प्लस लेमडा l लगा सकता हूँ, सब ऑप्शन है हमारे पास। तो इसलिए बोल रहा हूँ ना कि डायरेक्ट फर्स्ट में वो जो क्वेश्चन देता है वो टॉपिक बेस्ड होता है, वो बस इंट्रो के लिए। आपको सर्कल है जो इस पॉइंट पर टच कर रहा है, कितने सर्कल होंगे? इनफाइनाइट। कितने सर्कल होंगे? इनफाइनाइट होंगे। बोल अब या तो इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल ले, है ना, और s प्लस लेमडा एल निकाल लो, आगे फैमिली ऑफ सर्कल पॉइंट सेटिस्फाई करा तो आंसर आ गया। दिया ना, दूसरे पॉइंट से पास कर रहा है। या दूसरा क्या कर सकते हैं, पॉइंट वाला याद करो, एक और सर्कल लिख सकते हैं पॉइंट सर्कल, और 2 सर्कल लगा दो तो भी आ जाएगा। इससे बोलो 2-3 तरीके हैं। टॉपिक लिखा है इधर फैमिली ऑफ सर्कल, फिर भी नहीं सोच पा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं बना? मैं पहले से मालूम कि फैमिली सर्कल लगाना है। आ रहा हूँ उधर भी आ रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पे आ रहा हूँ, तेरे को पीटता हूँ, रुक जा। लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेज द टू सर्कल दिस एंड दिस एक्सटर्नली इज। डी आ रहा था, पता नहीं क्यों इसमें सी चल रहा था, डी आ रहा था। एक्सटर्नली टच कर रहा है मतलब कैसा होगा सोचो, ये 2 फिक्स सर्कल है ना, ये 2 फिक्स सर्कल है और बीच में ये सर्कल, ये दोनों को एक्सटर्नली टच कर रहा है। इसका सेंटर का लोकस बताना, आपका सेंटर का लोकस बताना, क्या लॉजिक लगा दूं? बोलो। एक तो सिंपली ये दिख रहा है, एक तो डिस्टेंस दिख रहा है, साफ साफ सीधा सीधा रिलेशन दिख रहा है हमें, है ना, या तीनों कोलिनियर होगा, जरूरी नहीं है।
इतना तो दिख रहा है कि आंसर लाइन आ रहा है क्या, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या, स्ट्रेट लाइन आ रहा है क्या, आंसर तो क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये तो दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना, क्योंकि सर्कल ऊपर भी तो मूव कर सकता है ना, ऊपर और नीचे ऐसे मूव करेगा, है ना, सर्कल इस तरीके से मूव करेगा एक्सटर्नली टच का, है ना, तो क्या कंडीशन लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्या कंडीशन इसमें लगा दूँ बोलो, एक्सटर्नली टच में क्या कंडीशन लगा सकते हैं, क्या नहीं होगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, जिसका h कॉमा के c1 c2 का डिस्टेंस r1 plus r2 उसके लिए लगा देंगे, इसके लिए लगा देना, उसको कोई एक जनरल सर्कल मान लेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2dx को, क्या 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 बोल दिया, उसको एक जनरल सर्कल मान लिया, वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2dx वगैरह, फिर इसमें लगा देंगे c1 c2 के बीच की डिस्टेंस है इस दो सर्कल की, वो r1 plus r2 के बराबर होगी, नहीं होगी ना, r1 plus r2 c1 c2 बराबर नहीं, नहीं होगी ना, सर्कल ये ले लियो, अब बता सोच के, ये एच कमा के, तभी होगी ना, सर ये वाला h कॉमा के और c1 इसके बीच में वो सही बोल रहा है, अब कहाँ से सेम होगा बता ना, जो तू बोल रहा है, मैंने स्ट्रेट लाइन दिखाया तो फट से नया नया लॉजिक आ गया कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ये तो यहाँ भी तो आ सकता है ना, तो भाई मैं इसी बोल रहा हूँ, अच्छा क्या, h कॉमा के और c1 के बीच में एक कंडीशन लगाएंगे और इधर लगाएंगे, अच्छा हाँ ये बोल रहा हूँ, हाँ वो दोनों क्या होगा ऑलवेज सेम, आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, है ना, इसको अगर मैं थोड़ी देर सी मान लूँ, है ना, तो सी c1 इज इक्वल टू सी c2, ये हमेशा फॉलो करेगा, है ना, अगर एक्सटर्नली टच कर रहा है तो हमेशा फॉलो करेगा, सर ये नेक्स्ट प्रॉब्लम ये 48 तो फिर आगे नहीं लिखा, 48 एक सेकंड रुको, नोट डाउन हो जाएगा, पता नहीं भाई मैं तो देखते ही इन दोनों का मल्टीप्लाई करते मैं क्या सोच रहा हूँ थोड़ा सा कि डिस्टेंस हमेशा सेम होगा क्या, सर क्यों नहीं होगा उससे, मुझे नहीं लग रहा, वही तो सर उसकी रेडियस अलग होगी तो मतलब कैसे हो जाएगा? रेडियस अलग हो गई अरे तो, सर ये नहीं मैंने ये किया था, इसका सेंटर का डिस्टेंस r1 plus r2 के बराबर होगा, रेडियस इसका हाँ सेम होगी, इसमें भी सेम कंडीशन लगाई थी, फिर उनसे रिलेशन बना के कुछ आया था, हाँ, ये कर सकते हैं, यही क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, वो बड़ा सर्कल भी हो सकता है जो दोनों के एक्सटर्नली टच कर सकता है ना, तो स्ट्रेट लाइन आना जरूरी नहीं, मान लो ये दो सर्कल है, ठीक है, मैं एक तीसरा सर्कल बना रहा हूँ, ये दोनों को कैसे टच किया, नहीं टच किया क्या एक्सटर्नली, दोनों सर्कल कैसे टच किया ये एक्सटर्नली, अरे यस और नो, है ना, तो ऐसा नहीं सोच सकते, तो ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल तो नहीं होने वाला हमेशा, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि इसकी इसकी रेडियस कितना मान लो r, इसकी रेडियस कितना मान लो r, इसकी रेडियस r1 और इसकी रेडियस कितनी मान लो r2, किसको माइनस कर दूं, इस डिस्टेंस को इससे माइनस कर दूं, दोनों का डिफरेंस क्या कर बोलना क्या चाह रहे हो तो समझ नहीं आ रहा ना, डिफरेंस कर रहे हो या सम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिफरेंस बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट पता है ये, इसमें दो आता है, एक आएगा इंटरनली टच, उसका आंसर आएगा इलिप्स, है ना, ये एक्सटर्नली टच है, इसका आंसर हाइपरबोला आएगा, आंसर हाइपरबोला दिया है क्या, आंसर क्या दिया है, आंसर डी दिया है क्या, सी नहीं दिया होगा, डी दिया होगा, सी दिया है, सी दिया मेरा डी आया है, दिया क्या है वो बता, 37 का सी, हाँ तो इसमें फिर इलिप्स बनता होगा, इंटरनली फिर हाइपरबोला बनता होगा, है ना, ध्यान से समझना इसमें, ये डायरेक्ट आपको मैं बता रहा हूँ कौन सा कॉन्सेप्ट है,
याद करो वो सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या था याद करो, एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है ना, कि उसके डिस्टेंस का सम दो डिफरेंट पॉइंट से, दो फिक्स पॉइंट से क्या है, सेम आ रहा है, उसका सम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अरे यस सर नो, है ना, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कि एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसके डिस्टेंस का सम फ्रॉम कितना, टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। हाइपरबोला दिया ना, तब से मैं बोल रहा हूँ हाइपरबोला आता है, तो मेरे को लगा शायद मैं ही भूल गया हूँ, इलिप्स आ रहा होगा, क्योंकि दो आंसर बनते हैं, एक इंटरनली टच का सवाल आएगा, है ना, मेरे नोट्स में, मैं नोट्स का क्वेश्चन कराया नहीं देती हूँ, एक आता है इंटरनली टच, उसमें इलिप्स बनता है, ये एक्सटर्नल टच जिसमें क्या आता है, हाइपरबोला, तो इसमें डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा होगा, सम कांस्टेंट नहीं, और क्या आएगा फिर, डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा होगा, है ना। देखो R1 और R2 क्या है, फिक्स है, R1 R2 क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट वेरिएबल कौन है, R, वेरिएबल कौन है, R, है ना। तो अगर मैं ये कर रहा हूँ R1 प्लस R माइनस R2 प्लस R, है ना, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, R1 माइनस R2, जो कि क्या आ रहा है, कांस्टेंट, जो कि क्या आ रहा है, है ना। इट मींस C1 माइनस C2 इक्वल टू कितना, K। अगर समझ में आया क्या, ध्यान से समझना इधर, C1 माइनस C2 बराबर कितना है, K, और ये किसका डिफिनेशन है, हाइपरबोला का, किसका है, हाइपरबोला, जो अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। अगर C1 प्लस C2 इक्वल टू K, ये किसका डिफिनेशन हो जाता है, इलिप्स का, ये किसका हो जाता है, इलिप्स का, है ना, कि C1 C2 दो फिक्स पॉइंट है, ये इस तरह से मूव कर रहा है, किसके डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इसके डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इट मींस पक्का ये जो इसका लोकस सेंटर है वो कहाँ घूम रहा है, हाइपरबोला पे घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, हाइपरबोला पे घूम रहा है ना। तो इसका आंसर पक्का क्या आएगा आपका, हाइपरबोला आएगा, क्योंकि R1 भी फिक्स है, R2 भी क्या है, फिक्स है, तो R1 माइनस R2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना, R1 माइनस R2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। वही मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। अब तो निकाल लेंगे ना, C1 माइनस C2 दोनों कर लेंगे, खत्म हो जाएगा, है ना। इंटरनल टच में ना इलिप्स आता है ना, उसका भी सवाल कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। ये क्या हो गया, एक्सटर्नल टच वाला हो गया, ये क्या हो गया आपका, हाइपरबोला हो गया। क्वेश्चन सोच रहा हूँ इंटरनल टच वाला, उसका डायग्राम वो भी बता दूंगा तो अच्छा रहेगा ना। ये तो हो गया हाइपरबोला डिफरेंस वाला कांस्टेंट, सम कांस्टेंट आता है ना, उसमें अंदर लेकर है, तो उसमें पता सिचुएशन कैसा बनता है, एक बनता है R1 माइनस R और एक बनता है दूसरा R2 माइनस R या R2 प्लस R, ऐसे बनता है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, R1 प्लस R2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे क्या बना, एक बना R1 माइनस R और दूसरा, सॉरी यहाँ दोनों क्या बना, एक बना R1 प्लस R, दूसरा बना R2 प्लस R, तो दोनों का डिफरेंस लिया तो R क्या हो गया, कैंसिल आ गया, R1 माइनस R2 कांस्टेंट आ गया डिफरेंस। वहाँ पे ना सम कांस्टेंट आता है, तो सम तभी कांस्टेंट आएगा जब एक में माइनस R हो दूसरे में क्या हो, प्लस R, है ना, एक में माइनस R हो दूसरे में क्या हो, प्लस R हो। तो इसका भी ध्यान रखना, ये सिचुएशन भी बन सकता है जहाँ पे सम कांस्टेंट है, सम जैसे कांस्टेंट, फर्स्ट आंसर क्या बोल देंगे, इलिप्स, बिना निकाले। अगर दो ऑप्शन है तो फिर देखना पड़ेगा, मान लो ऑप्शन में एक ही दिख रहा है इलिप्स, है ना, तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा। और डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो क्या आएगा, हाइपरबोला, है ना। और अगला चैप्टर, और सॉरी अभी तो 37 तक ही हुआ ना, और आगे बोलो इधर 50 और 51 50 और 51 लास्ट के दो, उससे पहले किसी का बाकी तो फिर भी हाँ, a line meet the coordinate axis A and B, a circle is circumscribed above the triangle OAB if D1 D2 are distances of tangents to the circle at origin। ये हो गया
ऐसा है ना, ये ओ ए बी, ये ओ मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो. If d1 and d2 are the distances of the tangents to the circle at the origin from the points A and B respectively, then diameter of the circle is. तो यहाँ पे लो ये टेंजेंट और ये ए बी डायमीटर है क्या, बिल्कुल डायमीटर है, क्या 90 बनेगा, यस और नो. तो ये हो गया है ना. अब क्या दिया, डिस्टेंस कहाँ से दिया है, द टेंजेंट टू द सर्कल एट द origin. लैंग्वेज थोड़ा ट्विस्ट कर रहा, सर्कल समझना. If d1 and d2 are the distances of the tangent to the circle at the origin from the points A and B. हाँ वो थोड़ा सा कंफ्यूज, एक तो लिख रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट द ओरिजिन, तो टेंजेंट एट ओरिजिन खींचेंगे तो अच्छा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना. यहाँ ओरिजिन को टेंजेंट खींच दिए और ए से डिस्टेंस, ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं. और द टेंजेंट टू द सर्कल एट द ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी. हाँ ये चलेगा, ये चलेगा. अच्छा सा डायग्राम बनाने दो इसका प्रॉपर. ये हो गया. ध्यान देना इधर. और यहाँ पे टेंजेंट है ना, मैं करता हूँ. कुछ ऐसा समझ में है, ये टेंजेंट हो गया और ये ए और ये बी. ये भी, ये अपना क्या हो गया, डायमीटर हो गया है ना. कैसे मालूम चला, एंगल 90 बन रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया आपका डायमीटर हो गया. ठीक है. और इसमें क्या दिया पता है, जो अगला लाइन जो बोला है, जो जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये. ठीक है. ये कितना हो गया d1 और ये कितना हो गया d2. ऐसा फील हो रहा है. टेंजेंट से डिस्टेंस ओरिजिन इधर वाला है d1. हैं? टेंजेंट से प्लस में ऐसा होगा ना, टेंजेंट से और ओरिजिन के बीच में वो डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 होगा. यही डिस्टेंस दिया है ना d1. ये वाला कौन वाला मतलब क्वेश्चन पढ़ लो. क्वेश्चन तो यही बोल रहा है, मुझे लग रहा है. एट द ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. ओरिजिन की तरफ भी होगा डिस्टेंस. ओरिजिन पर टेंजेंट खींच दिया, अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना. लैंग्वेज तो यही बोल रहा है भाई, तो भगवान जाने, निकालने में तो पता चलेगा. अच्छा पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो टेंजेंट आएगा यहाँ पे है ना, देखो ध्यान से देखो, ये रेडियस और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा. टेंजेंट इसमें ए और बी से होगा ऐसा. पहले मुझे भी बोला गया था, फिर मुझे लिख रहा है ना एट द ओरिजिन लिख रहा है, तो टेंजेंट एट द ओरिजिन हो गया ना यार. डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट द ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब टेंजेंट से डिस्टेंस ए एंड बी की तरफ. नहीं मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि यही डायग्राम दिया. थोड़ा डाउटफुल लग रहा था. नहीं वो आंसर की बात में तो आ जाएगा, बट डायग्राम पहले कंफर्म तो हो जाए. कोई बात नहीं, देखते हैं. चलो ठीक है. अब ए और बी तो सेम दिया नहीं है ना, तो d1 d2 सेम हो ऐसा बोल नहीं सकते हैं, है ना. बट क्या ये दोनों पैरेलल बोल सकते हैं क्या? ये दोनों लाइन पैरेलल होगा ना, ये रेडियस और ये क्या होगा, पैरेलल नहीं हो गया. सर क्या ये पैरेलल ट्रेपीजियम जैसा बन रहा है. ये भी पैरेलल टेंजेंट नहीं ये लाइन और ये लाइन दोनों
लेकिन रेक्टेंगल नहीं बन रहा। रेक्टेंगल बनता तो r बराबर d1 हो जाता, फिर तो नहीं। हाँ, ये दोनों पैरेलल होगा, ये दोनों भी पैरेलल होगा, तो ट्रेपेजियम तो बन रहा है। ट्रेपेजियम से ये रेडियस r, तो ये भी r, ये भी r। देखो तो कुछ चमक रहा है क्या? D1 R आ जाएगा, D1 D2 R आ जाएगा, हम्म? D1 D2 R, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू R। तो मतलब ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, स्क्वायर बन जाएगा। और ये भी परपेंडिकुलर हो गया। हाँ, ये तो पूरा स्क्वायर बन जा रहा है। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। और ये ओरिजिन का भी परपेंडिकुलर होगी, ओरिजिन के साथ तो परपेंडिकुलर है ना, तो पैरेलल। अरे भाई, रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए ना, वैसे सोच रहा था। और ये भी कैसे होंगे? आपस में परपेंडिकुलर होंगे। हाँ, तो पूरा तो क्या बन गया? ये स्क्वायर ही बन गया। तो फिर तो d1 प्लस d2 है ना, ये हो गया कितना? ये 2r हो गया। डेमेट्री पूछा ना, तो d1 प्लस d2 आंसर आ गया। फिर धर्मों को इतना परेशान कर दिया, कुछ जनरल सोचने लग गया एकदम कुछ नया होगा, d1 d2 अलग क्यों दिया? बट यहाँ तो दोनों डिस्टेंस सेम आ जा रहा है ना यहाँ पे, है ना? क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, इस वजह से, है ना। नेक्स्ट 51, AB is a diameter, CD is a chord parallel to AB, 2 CD the tangent meter A equal to, क्या दिक्कत है इसमें? है इसमें कुछ बना दूं क्या? AB is a diameter, CD is a chord, ये AB है, ठीक है, ये CD है, CD है, ये CD है, और AB क्या है? डायमीटर है, पैरेलल है ना। हाँ, पैरेलल है। ये डायमीटर मान लो, ये आपका डायमीटर है, ठीक है। AB अब CD बराबर कितना हो जाएगा? R हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो ना, अगर ये R तो ये 2R है ना, 2R डायमीटर होता है, उसका हाफ, तो CD कितना हो गया? R। अब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? R/2। पूछा क्या पहले? ये तो मालूम चले। द टेंजेंट एट B पे टेंजेंट खींचना है, ठीक है। टेंजेंट एट B मीट्स द लाइन AC प्रोड्यूस्ड एट E। AC चलो टेंजेंट कैसे दिया है? AB एंड CD, तो लाइन तो यही है। एक सेकंड रुको, B पे टेंजेंट खींचो पहले। B पे टेंजेंट खींच रहा हूँ, है ना। देखना कुछ गलत हो तो बताना। ये B पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और AC को अगर मैं ज्वाइन करूँ, पक्का ना डायग्राम इधर ही है। हाँ, कर रहा हूँ। अरे 1 मिनट का भी सवाल नहीं है, रुक जाओ। यहाँ पे मतलब यही रहेंगे, रहता हूँ कलर्स नहीं रखता हूँ। ये ऐसी है ना, बस थोड़ा सा दूर चला जाएगा ना। अच्छा, टाइमिंग को टेढ़ा कर लूँ क्या? CD नीचे ले लूँगा, सही बोल रहा है, थोड़ा सा नीचे ले लूँगा CD। यहाँ तक आ गया, इसको तो मिला दूंगा बाद में। ये अपना C हो गया, ये अपना D हो गया। इसकी तो जरूरत भी नहीं है ना, इसकी जरूरत भी नहीं, कुछ नहीं जरूरत है। देखो ध्यान से इधर, ये आ गया क्या, है ना। कहाँ पे आ रहा है? E, ठीक है, ये है ना। तो पूछा है देन AE इक्वल टू, ध्यान दो इधर, AE पूछा है ना। क्या पूछा है? AE। अब देखो इसमें निकालेंगे क्या क्या तरीके, ध्यान समझना इधर क्या रिलेशन होता है मैं बता रहा हूँ, है ना। जो पहले रिलेशन वो लिख लो, B, ये 9th या 10th पढ़ा हुआ, BE स्क्वायर इक्वल टू
बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ई सी इंटू ए ई। पढ़ा है ये या नहीं पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा तो लिख रहा, 10th का प्रॉपर्टी है ये, अगर आपको याद हो। ये टेंजेंट हो गया, ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, तो लेंथ ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू ई सी इंटू ए है ना, ई सी इंटू ए, ध्यान रखिएगा है ना। बी स्क्वायर इक्वल टू लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, हाँ ई सी इंटू ई ए, मतलब ए इंटू सी ऐसे बोलो ना सीधा, टेंजेंट का रिलेशन है, कुछ नहीं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल वगैरह करके प्रूफ होता है, बड़ी चीज नहीं। है ना, और अगर मान लो दो सीकेंट ले लिए है ना, एक टेंजेंट और सीकेंट के बीच रिलेशन होता है ये है ना, एक टेंजेंट दूसरा क्या है सीकेंट है ना, तो टेंजेंट और सीकेंट के बीच में ये रिलेशन होता है ना, याद रखिएगा। अब मान लो ऐसा कुछ दे दिया, ए ये दे देगा बी सी और ये दे देगा डी और ई, तो क्या रिलेशन हो जाएगा, ए बी इंटू ए सी है ना, बराबर बोलो ए डी इंटू ए ई, अगर दोनों सीकेंट है तो। और मान लो इधर से यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ये मान लो m है, तो सब दोनों किसके बराबर हो जाएगा, am स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, दोनों किसके बराबर हो जाएगा, am स्क्वायर के बराबर। कितने भी सेकंड खींच लो सब यही रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे है ना, ऐसे कितने सेकंड खींच सकते हैं, इनफाइनाइट है ना, सब ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। अब लगाओ थोड़ा ज्योमेट्री लगाओ है ना, ये कितना दिया हुआ, r दिया हुआ है, यही पूछा है ना, 10th का सवाल डाल दिया इसमें, ए पूछा है ए बी के फॉर्म में, ए पूछा है ए बी के फॉर्म में, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट तो चलो थोड़ी सी निकाल लेंगे बाद में, ये परपेंडिकुलर आएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा, एक रिलेशन तो ये आ रहा है, एक रिलेशन ये होता है ई सी इंटू ए ई, तो ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए सी आ रहा है। अगर मैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगाऊं थोड़ी देर के लिए डायगोनल पे है ना, उसके लिए फिर ये वाला लेंथ मालूम होना चाहिए, टेंजेंट ड्रॉ किया नहीं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल अगर लगाऊं तो वहाँ से इसको थोड़ा मान लो एफ सी एफ आ जाएगा, सी एफ सी एफ सी डी पता है यार, उसका कोई यूज आ रहा है क्या, ये दोनों पैरेलल है, ये भी दिया है, तो अगर यहाँ से ड्रॉ करूँ तो नहीं, तो वो तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं है ना, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल अगर मैं लगाऊं भी तो ए बी अपॉन सी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ई अपॉन सी ई, एक तो ये रिलेशन बन रहा है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से है ना, बट इसका यूज क्या करना है, ए बी चलो चाहिए, सी एफ हमें ए ही चाहिए ना ए बी के फॉर्म में, तो सी और सी एफ में रिलेशन चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा है ना, पाइथागोरस लगाएंगे कुछ फायदा नहीं, कुछ ज्योमेट्री से सोचो ना, ट्रायंगल से सोचते हैं, ट्रायंगल से सोचते हैं ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। कौन बी एफ डी एफ बराबर होगा, एग्जैक्टली ये चीज़ हमने ध्यान नहीं दिया, बी एफ और डी एफ कितना हो जाएगा, दोनों सेम आ जाएगा है ना, बी एफ और डी एफ क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ ये नहीं,
तो ये आर, तो ये भी कितना आर, ये आर, ये आर सर सर वो कंपोनेंट लेंगे मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा वो किसकी बात कर रहे हो? सर सेंटर से पहले सी को ज्वाइन कर दो और डी को कर दो सेंटर से सी और नहीं समझे, ये और ये परपेंडिकुलर क्यों नहीं होगा जब मैंने खींचा गलत वो क्या? तो सही है आर नहीं अच्छा आर में हो, सॉरी ये आर में होगा, सॉरी। दोनों इक्वल आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे, है ना? दोनों इक्वल आएंगे, आर नहीं होगा, इक्वल होगा दोनों, है ना? और साइन 60 हो जाएंगे तो आर साइन ये आर, ये भी आर, है ना? अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं, कौन सा, ये वाला क्या, हां आर साइन 60 आ जाएगा ये अगर मैं ड्रॉ कर दूं, 60 डिग्री है ना, तो इक्विलेटरल बन रहा है ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये आर है तो बीएफ आर साइन 60 तो बी एफ का लेंथ आ गया, है ना, सर इसको बी एफ का लेंथ आ गया, मुझे ए ही चाहिए, बीएफ आ गया तो सीडी डीएफ ये आ गया, तो ये भी आ गया, ये आ गया, तो अब आ जाएगा ना, अब सी बचा ना, और बी स्क्वायर बराबर पाइथागोरस लगा सकते ए हैं। बी और अपॉन सीएफ इक्वल टू बी बी ई अपॉन एफ ई करके कर सकते हैं नहीं तो बी अपॉन X एफ मान लेंगे करके B को। फिर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और एक बार में नहीं आएगा, रुको ना बी को एक्स मान लिया तो एक सेकेंड, ये साइड का लेंथ आ चुका है हमारे पास, ये मालूम है, ये और ये तो इधर मानना है तो ए ई अपॉन सी करेंगे तो यहाँ से ए ई अपॉन सी का रेशियो आ जाएगा, ये तो आ जाएगा रेशियो, रेशियो सेम आएगा दोनों का, ए ई अपॉन सी। अच्छा एक बार करके देख लेते हैं, है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, है ना, तो आर, ये आर है ना, तो आर कॉस हो जाएगा, आर कॉस 30 हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ, बी एफ की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, आर कॉस 30 मतलब √3r/2, ये आ गया, है ना। और पूरा सी एफ लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो √3/2 + 1 × r आ गया, ये आ गया ना, पूरा सी एफ का लेंथ आ गया। सिमिलर ट्रायंगल है रेशियो अब सिमिलर ट्रायंगल बट लेंदी टाइप का लग रहा है, कुछ थोड़ी कैलकुलेशन होती है सीधा सीधा नहीं दिख रहा है। कैंसिल हो जाएगा उसमें सीडी अपॉन आर कॉस 30 ये आ गया, बी एफ आ गया, यहाँ से सी एफ पूरा मिल गया, ए भी मिल गया, तो ए सी और सी में रेशियो तो वो आ जाएगा, हमें ए ही चाहिए ना, देखते हैं लिख करके देखते हैं पहले, इधर कितना आएगा 2r, या दिस अपॉन दिस कर दे रहा हूँ, ठीक है, दिस अपॉन 2r, ठीक है, इज इक्वल टू, छोटा वाला ट्रायंगल में क्या आ जाएगा सी ई आ जाएगा क्या, और अपॉन बड़े वाले में क्या आ जाएगा ए ई आ जाएगा, यही ना, यही आएगा ना, सी अपॉन ए। अब मुझे ए ही चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं, पता है क्या, एक सेकंड रुक जाओ, ए सी निकाल सकते हैं क्या, देखो तो ए सी मिल सकता है क्या, ए सी मिल सकता है ना, नहीं, एंगल मिल गया अपन को ओरिजिन से सी पता है, ये भी पता है, ट्रायंगल मैं बोल रहा हूँ कि ए सी मिल जाएगा क्या, तो आंसर आ जाएगा, है? ये आर, ये भी आर, नहीं और बीच का एंगल 60 हो जाएगा नहीं, वो तो ये एंगल 60 है, चलो मान लिया, तो पूरा 150 तो मुझे लग रहा है कि ये भी आर आएगा, कैसा लग रहा है क्या, हाँ ये आएगा क्योंकि ए भी आर आएगा, आएगा ना, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि ये भी कितना हो जाएगा आर, तो अब तो बन जाएगा, कैसे मैं बता रहा हूँ, -1 करो दोनों तरफ, है ना, देखो इधर इसकी जरूरत नहीं पड़े फिर तो, बी, क्योंकि बी का लेंथ पूछेगा तो जरूरत पड़ती है ना, एक सेकंड उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ए ई नहीं, इसी में कोई दिक्कत नहीं, -1 कर दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, -1 कर दो दोनों तरफ, है ना, -1 करो दोनों तरफ, तो कितना आएगा -1 करेंगे तो √3/2, है ना, माइनस आर आ जाएगा क्या, है अपॉन कितना 2r,
ये आ रहा है क्या, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा सी माइनस ए, देखो ना सी ई माइनस ए, मतलब क्या आ रहा है सी माइनस ए, माइनस ए सी आ रहा है क्या, तो माइनस आर आ गया क्या, अपॉन ए ई आ गया क्या, देखो तो ए ई चाहिए था ना हमें, तो यहाँ से निकालो तो आर तो पूरा क्या हो रहा है, पहली बात तो कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन और देखो तो यहाँ पे एक तो और बचेगा, एक तो बचेगा ना, ये आर रहने देता हूँ, ये आर, ये कितना रहा, सॉल्व करो तो ए बराबर कितना रहा, इधर हटा रहा हूँ, ठीक है, पूरा ज्योमेट्री लगा दिया 19th वाला, ए बराबर कितना आ जाएगा, ये पहले माइनस कॉमन ले ले क्या वहाँ पे, पहले माइनस कॉमन ले ले क्या, और ए बराबर कितना आ गया, ये 2 अपॉन 2r, पक्का ना, देख लेना, ये आ गया, हाँ 2r अपॉन 1 माइनस रूट 3/2, ये आ रहा है क्या, देखो तो, है ना, अभी एलसीएम तो कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो गया 4, ये आ रहा है क्या, रेशनलाइज करो तो हो जाएगा ये 4r इंटू 2 प्लस रूट 3, ये आ रहा है, लेकिन इस रूट 3 फॉर्म आंसर नहीं है ना, डायग्राम में कहीं गलती तो नहीं की अपन, कोड पैरेलल टू ए बी एंड 2 CD बराबर ए बी, 2 CD बराबर ए बी, मतलब CD हो गया R, इसमें ना बड़े वाला डिस्कस सर्कल टू दिस इनटू दिस, ये तो लॉजिक लगा भी नहीं, A इंटू सी, उसकी ए भी निकलना, हम गलती कहाँ की है, कौन सा स्टेप गलत हुआ, ये सही था, आर 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 इक्वलेटर ट्रायंगल बना, तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच अगर एंगल ये 60 डिग्री बन रहा है, अल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये आर ये भी आर, तो ये दोनों एंगल सेम, ओके, कौन ए माइनस आर, उससे सर मिस्टेक हो रहा है इसमें, पता नहीं चल रहा, हाँ नहीं ये तो परपेंडिकुलर होगा ना, इधर परपेंडिकुलर होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बी एफ इधर भी आ गया, डी एफ दोनों सेम आ गया, तो ये आया था आर कॉस 30 ना, ये एंगल कितना होगा 30 होगा बीच वाला, तो आर कॉस 30, तो वो भी आर कॉस 30, तो ये भी आर कॉस 30, अरे नहीं 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 गलत हुआ ना, ये आर कॉस 30 कैसे किया हमने, दोनों को इक्वल कैसे किया, डी एफ टेंजेंट कहाँ है, मैंने भी मान लिया, उसमें ध्यान नहीं दिया, तो एक चीज बस गलत हुआ है, ये बी एफ डी एफ दोनों बराबर नहीं होगा, तो डी एफ का लेंथ कैसे निकालूं मैं, कोई आइडिया लग रहा है, ये लेंथ मिल गया परपेंडिकुलर, पैरेलल दिया उसका भी कोई यूज नहीं कर रहे हैं अपन, पैरेलल दिया है तो सिमिलरिटी तो लगाया, इससे अच्छा तो मैं ट्रिगो लगा लेता हूँ, होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बड़े ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है,
ये 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल भी 60 डिग्री, ठीक है। ये भी 60, ये भी 60। हाँ अभी कर रहा हूँ मुझे। तो अगर मैं डायरेक्ट, है ना, देखो देखो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करता, आगे आंसर एक लाइन में देखो इधर, है ना, इसलिए मैं ट्रिको पे भरोसा करता हूँ। cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा, बेस ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितना ए ई। cos 60 कितना होता है 1/2 ना, 2 ए दिया है क्या, दिया है क्या, देखो 2 ए बी, 2 ए बी ही आएगा, ये 10 सेकंड का सवाल था। सर ये अपन क्या नहीं सोच रहे थे, यही हमें बिना दिया है। हम बचा ही सोच रहे हैं। शुरू से बोला ट्रिगो लगा, तो नहीं नहीं इधर इधर, मेरे पास समझ ज़्यादा ट्रिगो पे भरोसा होता है। तो देखो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना इधर, फालतू में इतना टाइम वेस्ट किया 10 मिनट, तुम लोग पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। चुप, एम जी एम लगाएगा, मैं इसलिए मैं ट्रिगो पे बहुत भरोसा करता हूँ। फालतू मेरा 10 कितने मिनट वेस्ट हुए, दोनों को कूटूंगा रुक जा। चुप, अब तो बोला था, मैं कुछ बोला ही नहीं, मैं पहले ही बोला कि ट्रिगो करते हैं। नहीं नहीं सर ये ला रहा है, ये बी एफ इक्वल डी एफ इसने बोला था, पूरा मेरा माइंड डाइवर्ट किया। देखो ध्यान से इधर, हाँ ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये दिया ना आर, इसका यूज बस इतना ही था। ये एंगल कितना 60, तो ये एंगल कितना 60 है ना, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है ना। और अगर ये 60, ये दोनों तो पहले से इक्वल है, क्योंकि ये आर ये भी कितना आर, तो ये भी कितना हो गया 60, ये भी कितना 60। बस अब बड़े सा ट्रायंगल दिख रहा है ये ए बी ई, क्या लगा दो cos थीटा, है ना। ए बी में क्या लगा दो cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इन दोनों में ही रिलेशन पूछा है, बेस और हाइपोटेनस में। देखो ना ए बी और ए में, तू तो रहने, तेरा टाइम गया 48 का, तूने मेरा टाइम वेस्ट किया इतना। चुप, a square plus b square equal to 1, this equal to 1, then which of the following is true for all values of m and b? इसमें क्या लगा सकते हो, a square b, ये तो सीधा सा दिख रहा है कि दो सर्कल है ना। दोनों कंसाइड कर रहे हैं, अगर मैं स्क्वायर नहीं, अगर मैं ऐड भी कर दूँ दोनों को या माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, मॉडुलस आ रहा है क्या नहीं, ये समझ में आ गया ना, है ना। अरे ये दोनों मेरे को डाइवर्ट किया। किसने ये क्वेश्चन क्यों मैं शुरू में बोला ज्योमेट्री बोला ना, मैं ट्रिको लगाते हैं, नहीं नहीं ये आ गया बी एफ इक्वल डी एफ आ गया, कर दो क्या, वो माइंड पे क्लिक किया तो किया, कोई बात नहीं, है ना। प्रोसेस समझ में आया ना, टोटली 9-10 का सवाल था, इसमें कोई अपन जब अभी पढ़े उसका कोई यूज नहीं दिखा, है ना। हाँ 48 में क्या कर सकते हो, ए एम और बी एन में रिलेशन दिख रहा है, मुझे निकालना है, ए एम इंटू बी एन चाहिए मुझे। तो अगर मैं एक्सपेंड करूंगी, ऐसा समझो ना कि 2 पॉइंट लाई कर रहा है, अरे सीधा सीधा समझो ना, 2 पॉइंट लाई कर रहा है, पता है कहाँ पे, सर्कल पे लाई कर रहा है, ऐसा समझो। देखो ध्यान से, जो मुझे, हाँ देखो जो मुझे आइडिया लग रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, थोड़ा
एक सर्कल ही है, कौन सा सर्कल दिख ही रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, दिखा क्या, ये सबको ये सर्कल दिखा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, दिखा क्या, उस पे 2 पॉइंट लाई कर रहा है, पता है एग्जैक्टली एक पॉइंट लाई कर रहा है कौन, ए कॉमा बी, तो बोलो क्या देगा रिलेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये देगा ना, और दूसरा पॉइंट क्या कहाँ लाई कर रहा है, एम कॉमा एन, ये भी इसी सर्कल पे लाई कर रहा है, ये भी इसी सर्कल पे लाई कर रहा है, तभी तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 देगा, है ना। अब बोल रहे हैं कि इसमें कौन सा रिलेशन वैलिड होगा, ऐसा बोला है, तो रेडियस कितना है इसका, 1 आ रहा है ना, रेडियस कितना आ रहा है 1, अगर 2 पॉइंट लाई कर रहा है तो हाँ भाई मैं कुछ सोच रहा हूँ, उसमें जो लॉजिक दिया है उसमें इसने क्या लाया, मैं वो कोशिश करूँगा ए एम और बी एम रिलेशन क्या ला सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, 2 पॉइंट इसमें क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, ये भी मेरे को 10th वाला ही लग रहा है लॉजिक, कुछ कॉर्ड में आता है रिलेशन ए एम, क्योंकि कॉर्ड बनेगा, क्या बनेगा, ये कॉर्ड बनेगा ना, ये कॉर्ड बनेगा, ये मान लो सेंटर है, यहाँ से परपेंडिकुलर इसका मिड पॉइंट, रेडियस बने तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी कोड की लाइन, कोड की लाइन डाल देंगे यहाँ पे, वही सोच रहा हूँ, नहीं तो हमें तो इनइक्वालिटी जनरेट करना पड़ेगा ना, तो वहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि किस क्या सब इनइक्वालिटी जनरेट किया, दोनों पॉइंट में क्या इनइक्वालिटी ऐसा लगा है कोड ऐसे, की लेंथ मैक्सिमम 2 होगी, मतलब मैक्सिमम 2 होगी, कॉर्ड के लेंथ से भी कर सकते हैं, नहीं मैक्सिमम कितना होगा कॉर्ड का लेंथ 2 होगा, क्योंकि डायमीटर से बड़ा तो हो नहीं सकता, नहीं है ना, करके देखो मेरा है क्या, करके देखो ना एक बार, लगाओ तो क्या बनेगा रिलेशन, बोलो कॉर्ड का लेंथ ए माइनस एम का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस एन का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना 4, ये सही है क्या, ये आ रहा है ना, यहाँ पर करो स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2am प्लस बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2bn लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 4, है ना, तो ये मिलकर कितना 2 देगा, कितना देगा 2, और ये 2 कॉमन 1 आ गया क्या, 2 पहले माइनस होगा तो 2 और 2 कैंसिल कर लो, कॉमन लेकर तो कितना हो गया 1 कैंसिल हो गया क्या, है ना, तो ऐसा कितना आ रहा है देख रहा हूँ, तो 2am सॉरी 2 तो कॉमन चला गया ना, am प्लस bn, नहीं वो नहीं है, अगर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो ना तो यहाँ पे क्या लगेगा हमेशा मॉडुलस लगेगा, जब डिस्टेंस की बात करें तो ऑलवेज क्या लगेगा, मॉडुलस आएगा, डिस्टेंस लिया ना है ना, तो जब भी करेंगे तो मॉडुलस तो आना ही आना है, फिक्स है वो, है ना, ये तो लेसन, हाँ तो लेसन का तो भी आएगा, तो मॉडुलस है तो लेसन कितना है, अब इसके बाद कल सर्कल कहाँ तक दिया हूँ 16-20 तक, है ना 20, तो कल वो कर लेंगे, पैराबोला को डाउट है तो बोल दो, उसका भी 2 देख लेंगे, आप कह रहे हैं उसको करेंगे, हाँ वो बस स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना उसको, परफेक्ट कंप्लीट एक्सर बना करके बन जाएगा वो, हाँ क्या स्ट्रेट लाइन वो कल करूँगा डिस्कस, डाउट है पैराबोला में, नहीं बाद में क्यों, अभी करा दे रहा हूँ, मुझे लगा तो उसमें डाउट नहीं होगा, क्या किसका 40, नहीं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मेरे को टाइम वेस्ट कर रहा था, धीरे धीरे पीछे पीछे लग मेरे गया, पास एक लास्ट है, लास्ट वही 51 से 48 पे लाया, अब बोला 40 कौन सा सर्कल सी, रेडिकल एक्सिस का सवाल है, इतना तो कर लेता, a circle C and the circle this are orthogonal and hand of radical axis parallel to y axis then C can be, अरे यार तो क्या बोल रहा देखो ना, ये ऑर्थोगोनल है, पर ऑर्थोगोनल का कंडीशन लगाया तूने
नहीं लगा तो ऐसे ही बस पूछ लेना है बस। दो चीज दिया है इसने, बता। और रेडिकल एक्सिस पैरेलल टू क्या बोला है, वाई एक्सिस है, मतलब x इक्वल टू सी, x इक्वल टू कांस्टेंट आ गया रेडिकल एक्सिस। हाँ कौन सा बोला था पैराबोला में, 134 लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला दिस वन हैविंग इक्वेशन दिस वन। हाँ तो सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों पॉइंट निकालना पड़ता है इसमें, है ना। कॉर्ड दिया है, कॉर्ड और पैराबोला को सॉल्व करिए, है ना, दोनों पॉइंट आ जाएगा क्या। या एक बार चेक करो कहीं वो फोकल कॉर्ड तो नहीं है, फोकल कॉर्ड है तो फिर तो फट से आ जाएगा। लेकिन जनरली क्या है कि अगर फोकल कॉर्ड नहीं देता है वो, है ना, तो वो फिर लेंदी हो जाता है, एग्जाम में आपको छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन, है ना। अगर मैं वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाता है आपको, जल्दी से चेक करना फोकल कॉर्ड है कि नहीं है, तो थोड़ा देर छोड़ देना, उसको लास्ट में देखेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन में अगर 5 मिनट लग गए तो हो सकता है कि उसमें आप 2-3 साल बना सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन क्या है ना, एग्जाम में रिव्यू करना होता है, रिव्यू पे डाल के छोड़ना होता है, क्योंकि मेरे से बनेगा लेकिन टाइम टेकिंग है, लास्ट में मैं देखूंगा। जब मान लो कुछ नहीं आ रहा, 15 मिनट बच रहा है तो करेंगे ना भाई, लेंदी करेंगे उसमें, है ना। चलो हाँ, तो पैराबोला दिया हूँ 8-9 क्वेश्चन, वो कर लेना, है ना। और इस बार टेस्ट का पेपर थोड़ा सा अच्छा बनेगा, है ना, लास्ट में तो अच्छा ही बना था, बट थोड़ा सा ध्यान देना और टाइम मैनेज किया करो। हाँ तो वही करना है, 1 घंटा अभी से नहीं आदत बनाएंगे तो नहीं होने वाला है। 3-4 महीने लगते हैं कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने के बाद, है ना। तो अभी से स्टार्ट करो तब तो नवंबर-दिसंबर तक आइडिया बन जाएगा। 1 घंटा, और हमेशा ट्राई करो केमिस्ट्री में 10 से 15 मिनट बचाने का। आपको फाइनल एग्जाम, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ गया है, कम से कम 20 मिनट आपको बचाना पड़ेगा केमिस्ट्री में, है ना। और अभी से बात है, अगर मान लो 5 क्वेश्चन फिजिकल के आ रहे हैं, हार्डली 5 आ रहे हैं, 20 किसके आ रहे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, है ना। मुश्किल से इधर 15 मिनट और इधर मान लो 15 मिनट, हार्डली 30 मिनट में सब पेपर हो जा रहे हैं, है ना। अभी हाँ, अभी का पेपर क्या है, अभी का पेपर जो आ रहा है लास्ट 5 ईयर से देखना, जहाँ से फिजिकल कम कर देगा। केमिस्ट्री का पेपर है तो आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। ऑर्गेनिक में क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक में वहाँ कैलकुलेशन नहीं आता तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। तो हार्डली 30 से 35 मिनट लग रहे हैं। जो 25 मिनट बच रहे हैं ना, उसमें 25 में कम से कम 15 मिनट किसमें देना पड़ेगा आपको, मैथ में, क्योंकि पेपर लेंदी आ रहे हैं। तो मैथ के लिए आपको कम से कम 1 घंटा 15 मिनट देना पड़ेगा आपको फाइनल एग्जाम में। अभी आप 1 घंटा ही नहीं दे रहे, मैथ पहुँच रहे तो बच रहा 26 मिनट बाकी है। तो ऐसा ना करें, है ना। घड़ी लेके जाते हो तो उसका यूज करो, है ना। मान लो फिजिकल का टॉपिक चल रहा होगा ज़्यादा या जो भी है, तो चलो 1 घंटा लेंगे केमिस्ट्री, मैथ का 1 घंटा तो रखो, है ना। बट ऑर्डर वही रखना, सीपी ऑर्डर नहीं बोल रहा हूँ मैं चेंज करने को, ऑर्डर सीपीएम ही रखा करो, वही परफेक्ट ऑर्डर होता है ना। लास्ट क्वेश्चन बताना, लास्ट क्वेश्चन कौन सा कराया था, मुझे याद है मेंस वाला करा दिया था, मेरे को 2 एडवांस वाले बाकी थे, ये 2 कराता हूँ, 2 एडवांस वाले बाकी हैं, क्योंकि बेसिक ही देखो, बेसिक से ही सवाल आ रहे हैं, है ना। अगर मैं रिवाइज सिलेबस की बात करूँ ना, तो एलिप्स खत्म हो चुका है एलिप्स। अगर मैं रिवाइज सिलेबस की बात करूँ, जो नया सिलेबस आया है उसके साथ साथ अपना एलिप्स खत्म हो चुका है, क्योंकि इसके बाद बचा क्या, टेंजेंट नॉर्मल, जो सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी पढ़ेंगे अपन, थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे। तो मेरे पास रिवाइज सिलेबस में रखा हूँ, तो उसके हिसाब से अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका, और इतना ही टॉपिक इसमें पढ़ना है, हाइपरबोला, मतलब 1 क्लास हाइपरबोला में लगेगा खत्म करने में, है ना। लेकिन कोऑर्डिनेट से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ मैं, इसलिए कोऑर्डिनेट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके सवाल बनेंगे एग्जाम में आपसे, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लगभग 24 का सवाल कराए थे मैंने, लेंदी वाले, है ना, ये भी करा दिया। एक ना अभी क्या टेंजेंट नॉर्मल हट गया ना, अब वो लेंथ ऑफ कॉर्ड का सवाल पूछना शुरू कर दिया, जिसको पूछा लेंथ ऑफ कॉर्ड का, है ना। अभी 2024 में पूछा है इलिप्स का लेंथ ऑफ कॉर्ड, जो कि हम लोग कभी नहीं पढ़ाते, कभी नहीं, आज तक नहीं आया था। अब उनके बाद बचा क्या, अकेला कॉर्ड बेचारा बच गया, उसको पीसते रहते हैं कॉर्ड को, है ना। नॉर्मल हट गया, टेंजेंट हट गया, तो बचा क्या, कॉर्ड, अब उसी को निपटा रहे हैं हम। तो ये पहली बार पूछा 2024 में लेंथ ऑफ कॉर्ड का सवाल, अभी कराऊंगा उसको, टेंशन ना लो, उसको करा दूंगा। ये M/N वाला कराया क्या, ये शायद नहीं कराया, लास्ट सवाल इस इंटरसिटी वाला था। लेंथ एस वाला, एस वाला कराया था ना। हाँ चलो ये हो गया। उसके बाद लेंथ ऑफ कॉर्ड का एक सवाल है,
ये भी अच्छा सवाल लिखा था। मैं सिर्फ डेटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत लंबा लंबा सवाल है यार, लिखने में टाइम चला जाता है मेरा। एक्स स्क्वायर प्लस 9y, और आज ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो गया काफ़ी ज़्यादा। दो मेहरबानों की कदरदानी थी, कोई बात नहीं। उसको ना जो डाउट हुआ, अच्छा सवाल है, उसको दोबारा ना रिवीजन के लिए उसको सर्कल किया करो। 30 क्वेश्चन पर टॉपिक, मैं बार बार बोलता हूँ, PYQ चाहे कोई भी हो उसको सर्कल करिएगा। मान लो रिवीजन करना, 2 महीने बाद सर्कल पढ़ना है, तो थियरी में कुछ नहीं होता, उसमें कुछ नहीं रिवीजन होता है। 5 मिनट थियरी देखे, 30 क्वेश्चन लगा दिए, फुल रिवीजन, वो बेस्ट होता है, स्पीड भी आ गई है ना। लिखिएगा, ये इलिप्स है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉजिटिव एक्स और वाई एक्सिस को ए और बी पे, है ना। जो जो डेटा लिख सकते हो उसमें नोट कर लो। क्या 9 तेरे से अच्छी राइटिंग है मेरी, ठीक है, आया बड़ा, ठीक है ना। तो ए और बी पे साथ में डायग्राम बनाते चलो ना, लिखवाना नहीं पड़ेगा, बहुत लंबा सवाल है ये, तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ए और बी पे इंटरसेक्ट करा, फर्स्ट इंटरसेक्ट कर लो, ए इधर ले लो और बी इधर ले लो, है ना। आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। जो मेजर एक्सिस है कौन, ए डैश, ठीक है ना। लेट द मेजर एक्सिस ऑफ ई, लेट द मेजर एक्सिस ऑफ ई, जितना लैंग्वेज काम का लिखवा दे रहा हूँ, लेट द मेजर एक्सिस, है मेजर एक्सिस ऑफ ई बी अ डायमीटर ऑफ सर्कल सी, बी अ डायमीटर, एक सर्कल ले लिया मैंने, उसका डायमीटर बना दिया उसको, मतलब ऑक्सिलरी सर्कल, याद करो सी क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल, सीधी सी बात है, सी क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल। वो बोलेगा नहीं, आपको तुरंत जज करना पड़ेगा, अच्छा नहीं तो ऑक्सिलरी सर्कल है ना। उसमें बहुत बेहतरीन सवाल आते हैं, उसमें ऑक्सिलरी सर्कल में कराऊंगा आपको एक दो, डायरेक्ट याद रखना। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब एक लाइन है, अ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, line passing through A and B meet the circle C at P, meet the circle sorry, meet the circle C at P, meet the circle C at P। ऐसा समझ लो, ये सर्कल है ना, तो ए बी से लाइन खींचेंगे तो कहाँ पे कट किया, सर्कल पे कट करेगा ना, वो पॉइंट क्या दिया हुआ है, पी, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, शॉर्ट में लिख लो, ए ओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी, ओ क्या है, ऑरिजिन, ओ क्या है, ऑरिजिन, इज m बाई n इक्वल टू, लिख लो सीधा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी इक्वल टू कितना, m बाई n, फाइंड m माइनस n, फाइंड m, जल्दी से करके दिखा दो तुम फटाफट एकदम। ये लाइन खींच दो इधर से, और क्या, ए और बी को ये लो, अच्छा ऐसा बोल रहा था, ये अपना P है, तो एक ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल जो है ना, ये इसका हमें एरिया निकालना है, ए ओ पी। चलो जल्दी से, ओहो, सबसे पहले ए बी लाइन का इक्वेशन आया, निकालिए, दो 2 पॉइंट फॉर्म से, ए और बी पॉइंट मालूम है ना, करो, बैठे क्यों भाई, क्या लाइन का इक्वेशन भी नहीं आया तुम्हारा भी, अरे भाई ए और बी पॉइंट नहीं मिला तुमको, फोकस, ए और बी फोकस, देखा था एंड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स और उत्तर निकालो यार,
ए बी का, तो ए और सर्कल का ऑलरेडी पता है इक्वेशन, नहीं? दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, पी पॉइंट मिल जाएगा क्या? जल्दी से पी पॉइंट निकाल लो। तो बचा क्या, ओ पता है, ए पता है, पी, तीनों पॉइंट पता है, लगा लो। जो भी मेहनत लगेगा वो पी निकालने में थोड़ा लगेगा आपको टाइम, है ना? सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन। ऑलरेडी जल्दी सॉल्व करके दिखाओ। वही पता कैसे सॉल्व करना है, मैं वो भी आपको सिखा दे रहा हूँ। उसको प्रॉपर समझेंगे। एक रूट पता है ना, उसके दो जगह कट करेगा, लाइन और सर्कल का कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, 2। तो एक तो पता है ना, ए पता है, पी निकालना है, तो सम ऑफ फ्रूट या पोटैटो फ्रूट लगा दो ना। एक्स में क्वाड्रेटिक बना के एक रूट मालूम है तो दूसरा रूट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फ्रूट से या पोटैटो फ्रूट से निकाल लो, और जल्दी हो जाएगा। फैक्टराइज वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कैलकुलेशन जितना टाइम बचा सकता हो बचाओ। इतना मेहनत से डायग्राम बनाया था। आंसर क्या हुआ, मैं बैठा क्यों है इसमें? क्या है, इजी एक सवाल है फिर भी बैठा रहता आराम से। टाइम पास वाला सवाल है। 9 से डिवाइड किया क्या, 9 और ये 1, तो ये कितना हो गया, 3,0 और b हो गया 0,1। तो यहाँ से लाइन का इक्वेशन आ गया क्या, लाइन का इक्वेशन आ गया। सर्कल का इक्वेशन मालूम है ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 9, है ना? ये पता है पहले से। और लाइन का इक्वेशन निकाल लो, है ना? x/3 प्लस y/1 इक्वल टू 1। अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो x प्लस 3y इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये पॉइंट निकालना है मुझे। x में क्वाड्रेटिक बनाने के या y में क्वाड्रेटिक बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें इजी बने। किसमें इजी बन रहा है, x में क्वाड्रेटिक बनाना इजी। x इक्वल टू कितना ले सकते हैं, यहाँ पर रख दो, x इक्वल टू, y में बनाना इजी है, 9 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ये बन गया क्या y में क्वाड्रेटिक, देखो ये बन गया क्या y में क्वाड्रेटिक। x बराबर रख दिया 3 - 3y, है ना? यार देखो अभी तो क्वाड्रेटिक आ रहा है, इसके 2 रूट होंगे। एक रूट कितना है, 0। एक रूट कितना है, 0। ये मान लो ना अल्फा कॉमा बीटा, है ना? तो बीटा प्लस 0 इक्वल टू माइनस b/a, है ना? तो माइनस b तो साफ साफ दिख रहा है ना कि 0 है। सॉरी नहीं आ रहा है ना, यहाँ से कितना है, -2y और इंटू 9 -18y दिख रहा है क्या, -18y दिख रहा है क्या? और -18 अगर दिख रहा है, माइनस अगर 18 आ रहा है तो उसका b कितना होगा, 18 होगा। और a कितना, 10 दिख रहा है क्या? क्या 0.9/5 आ रहा है क्या, y कोऑर्डिनेट 9/5 हो गया क्या बीटा। और बीटा आ गया तो अब क्या करेंगे, अल्फा निकालने के लिए लाइन में पुट कर दो, लाइन में पुट कर दो 9/5। तो कैलकुलेशन करने का तरीका अपना अपना है। या तो पूरा क्वाड्रेटिक बना सॉल्व करो, आपकी मर्जी। क्वाड्रेटिक बना लेंगे तो भी कोई मुश्किल नहीं आ रहा, इजी ही आ रहा है ना? कांस्टेंट कैंसिल होता हुआ दिख रहा है साफ साफ, वैसे भी आ जाएगा इजी। हाँ फाइनल आंसर बताओ, 17, दैट इज करेक्ट आंसर, है ना? 17 इज द करेक्ट। तो कोई बचा नहीं, बीटा आ गया है, पुट करना है, y 9/5 पुट कर दो। x कितना आ जाएगा, 3 - 27/5, 15 - 12/5, ये आ गया, है ना? ये आ गया क्या? अब कोऑर्डिनेट लगाना ही नहीं है, क्यों लगाएंगे कोऑर्डिनेट, बेस, ये बेस कितना है, हाफ, बेस कितना है 3, हाइट, ये हाइट दिख रहा कितना है, हाइट 9/5, 9/5। अरे ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल, ये आएगा हाइट, कोई कोऑर्डिनेट भी लगाने की जरूरत नहीं है। लो कोऑर्डिनेट भी लगाने की जरूरत नहीं है, बेस 3 दिख रहा है, हाइट मतलब क्या, बीटा, बीटा कितना 9/5, हाफ बेस इनका कितना आ गया 27/10, 27/10। ये आपका एरिया आ गया। अब ये दोनों क्या है, ए और बी, एम और एन क्या, दोनों ऑलरेडी को प्राइम है ना? 27 - 10 कितना आ जाएगा आंसर,
17 आ जाएगा फाइनल आंसर। तो कैलकुलेशन में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, वहाँ पे आपका अपना टैलेंट काम करेगा, है ना, या आप कितना स्मार्टनेस यूज करते हैं, है ना। हर जगह 5-10 सेकंड आप बचा लो, है ना, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब वही एक्स में क्वाड्रेटिक बनाने जाते हैं तो y बराबर 3 बाई 3 करना पड़ता है, फ्रैक्शन आता है। मैंने क्या किया, सीधा सीधा y में क्वाड्रेटिक बना लिया, x को ले दिया 3 मान। अब यहाँ एक रूट पता है, फ्रूट लगा दिया, दूसरा रूट आ गया फट से। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, सर्कल में नहीं, कहाँ पुट करेंगे, लाइन में पुट कर देंगे, है ना। जैसे ही लाइन में पुट करोगे आपको फट से x मिल जाएगा। हालांकि वो भी बेवकूफ़ी की है ना, बीटा चाहिए, अल्फा निकाला क्यों हमने, अरे अल्फा क्यों निकालना, इसकी जरूरत क्या है, बिल्कुल जरूरत नहीं। ये भी क्यों टाइम वेस्ट करना इतना, अल्फा क्यों निकालना, मुझे अल्फा की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या लगाना था, हाफ बेस इनटू हाइट। पहले हम अल्फा क्यों निकालने गए, क्योंकि हम पहले कोऑर्डिनेट सोच रहे थे कि कोऑर्डिनेट लगा के आंसर निकालना। वही बोल रहा हूँ, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम क्या क्लिक किया आपके दिमाग में, है ना। क्यों कोऑर्डिनेट लगाएंगे, उतना टाइम वेस्ट करेंगे, सीधा सीधा बेस कितना दिख रहा है 3, जो बीटा वो क्या हो जाएगा हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, सीधा सीधा, है ना। डन। चलो एक और सवाल आ गया, ये भी कर ही लो, सारा करा दे रहा हूँ। जब बेसिक से ही पूछ रहा है तो क्यों ना बेसिक में मास्टरी कर लिया जाए एकदम। लिखो तो, बाकी भी करेंगे, टाइम नाम कराऊंगा तो जल्दी करा दूंगा उसमें, है ना, क्योंकि मेंस को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए काम करना है। सर्कल पैराबोला तो ऑलरेडी फुल कर लिए एकदम, है ना, ज़्यादा ही कर लिए थोड़ा, पहले भी उतने नहीं आते थे नॉर्मल से, हाँ लेकिन टाइम से आते थे सब, ठीक है। तो नॉर्मल वगैरह में ज़्यादा अगर टेंजेंट नॉर्मल क्वेश्चन हो तो उसको स्किप करना भी, है ना, बट थोड़ा बहुत पता रखना, क्योंकि सवाल आए हैं, एटलीस्ट नॉर्मल का इक्वेशन याद हो, इतना तो करना, है ना। नहीं थे ना, मतलब पहले भी आता था, देखो उस पहले वाले सवाल है वो, है ना। तो पहले भी देखो, तो कोनिक विषय बोल रहा हूँ, तो कोनिक सेक्शन है ना, क्योंकि अगर आप एनसेट उठा के देखेंगे कोनिक की, आधे घंटे में पैराबोला खत्म हो जाता है, 1 घंटा में एलिप्स खत्म हो जाता है, एक ही दिन में तीनों सब, है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या सिर्फ इंट्रो, है ना। तो उस चीज़ का ये लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि भाई उसमें सिर्फ इंट्रो है, तो इंट्रो को लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं, बस, है ना। देखिएगा लेट एन एलिप्स, ये छोड़ो इतना मैं नहीं लिखाने वाला, सीधा मान लो सेंटर 1,0 है, ठीक है। देख लो शिफ्टिंग किया, ध्यान रखना, है ना। 1,0 क्या हो गया, सेंटर। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ लिख लो 1/2, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ लिख लो 1/2, और हॉरिजॉन्टल है, इलिप्स कैसा है, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका क्या है, आपका मेजर एक्सिस है, ठीक है। मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस इसका मेजर एक्सिस है, और जो माइनर एक्सिस है ना, जो माइनर एक्सिस है ना, वो फोकई पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री, है ना। जो माइनर एक्सिस है वो फोकई पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री कर रहा है, ठीक है। तो पूछा है then the square of the sum of the lengths of its minor and major axis, मतलब 2a plus 2b का होल स्क्वायर, ये पूछा आपसे। हम्म 1,0 और किसका देगा, सेंटर किसका होता है, सेंटर में थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया हल्का, 0,0 के बजाय 1,0 यहाँ दे दिया है, 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया है, मतलब कुछ ऐसा बन रहा होगा डायग्राम, ये ऐसे समझना। ये दिख रहा है, ये माइनर एक्सिस है ना, गलत मत बोलना, ये माइनर एक्सिस है अपना, है ना। ये फोकई पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री, ये पूरा एंगल 60 रहता है, याद रखना। कोई लाइन अगर बोलता है ना कि सबटेंड कर रहा है तो पूरा 60, ये मत 60 मत, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ध्यान रखेगा ना। बस अब करो,
लेंथ ऑफ एल आर वो तो चेंज करता नहीं है, वो भी दिया है 2b² बाई कितना दिया है 1/2। ये बी मान लो ना, टाइम क्या लग रहा है, सी नहीं मिल जाएगा जल्दी से, tan थीटा से देखो ना सी मिल जाएगा। गधा, ये डिस्टेंस है तो क्या होता है, शिफ्ट करने से क्या होगा, डिस्टेंस चेंज करेगा क्या, तो सेंटर से इसके बीच की दूरी क्या रहेगा, हमेशा सी ही रहेगा ना यार, ए जो दूरी होगा हमेशा क्या रहेगा ए। कोऑर्डिनेट अलग बात है कि वो चेंज हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इस बार a+1 है ना, एक इन शिफ्ट होगा ना, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस तो चेंज करेगा नहीं, है ना। नहीं आ रहा क्या, a² बराबर 16b⁴ इक्वल टू b² प्लस c² बराबर कितना हो जाएगा 3b², ये नहीं आ गया क्या, तो 16b⁴ इक्वल टू कितना 4b², b² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, b की वैल्यू 1/2 आ रही है क्या, देखता हूँ, अगर b की वैल्यू 1/2 आ गई तो b की वैल्यू 1/2 a1 आ रहा है क्या, देखो ना a कितना आ गया 1 आ गया, तो इसमें टाइम क्या लग रहा है, वो कोऑर्डिनेट दिया था तो कहीं कोई यूज ही नहीं दिख रहा है ना। फाइनल आंसर बताओ, 9 इज द करेक्ट आंसर है। देखो कितना सिंपल सा सवाल है, आपको डायग्राम ही नहीं बना पाता थोड़ा भी एकदम, जो तो बोला बस डायग्राम बनाया, पहला रिलेशन ये दिया था सीधा लिखा, जो दिया सिर्फ वो यूज किया हमने, है ना, पहले रिलेशन दिया था उसने खुद दिया था, दूसरा ये एंगल 30 डिग्री, ये बी और ये कितना सी, है ना, तो बी सी में एक रिलेशन निकाल लिया, और एक रिलेशन हमेशा हमारे पास है कौन सा, a² इक्वल टू b² प्लस c², उसको तो एकदम फिक्स कर लो दिमाग में कि वो तो यूज होना ही होना है बेसिक में, बस आंसर देखो आपका सब कुछ आ गया, a 1/4 सर b हर को 1/2 तो b² 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, और रख दो यहाँ पे 2a तो कितना 2, 2b कितना 1, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर, नहीं, आंसर कितना आ गया, नहीं, ये आपका आंसर दिया हुआ था। चलो मेंस के सारे लगभग कर लिए, 23, 24, 25 का तुम खुद से करना, 25 नहीं कराया हूँ मैं, 19, 20 वो भी करा दिया, तो पीवा को तो आधा मैं ही करा दे रहा हूँ, तुम लोग तो दोबारा बना के रिवीजन करना फटाफट। अब 2 एडवांस से सवाल करा रहा हूँ, बेसिक कहीं लिखिएगा, ये दोनों कर लो तो फिर कंप्लीट हो जाएगा, लिखिएगा। टाइम हो गया।
अच्छा एक रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी जो इसको सर्कमस्क्राइब करेगी, जो मान लो मुझे इलिप्स को घेरना है, बाउंड्री लगाना है, इलिप्स की बाउंड्री लगानी है, इसको घेरना है मुझे, फेंसिंग करना है इसका, इसका एरिया कितना होगा 4AB, कितना होगा 4AB है ना, डायरेक्ट याद रखिएगा 4AB है ना। अभी जो एक सवाल एडवांस में आया था ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हाँ इसका तो किया ही, उसके बाद एक और इलिप्स लिया जो इसको घेर लिया, देख रहे हो घेरा घेरी चल रहा है ना। फिर ऐसा फिर उसका सवाल पूछा था, वो भी कराता हूँ, पहले इजी वाला कराता हूँ, लिखिएगा एडवांस का, ये मजा आएगा देखना, 9th-10th के कॉन्सेप्ट की क्या वैल्यू है देखिएगा, लिखिएगा लेट E विद इलिप्स, कैपिटल E विद इलिप्स x² / 16 प्लस, मेरा 10 मिनट वेस्ट किया, तेरा 10 मिनट का ब्रेक लूंगा मैं, x² / 16 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1 फुल स्टॉप फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट P, Q and Q dash, 3 पॉइंट है P, Q and Q dash on E, ये तीनों पॉइंट कहाँ ले कर रहा है E पे, इलिप्स पे है ना, E कॉमा लेट कैपिटल M P कॉमा Q, लेट कैपिटल M P कॉमा Q, लेट कैपिटल M P कॉमा Q be the midpoint of the line segment, be the midpoint of the line segment joining P and Q, joining P and Q, joining P and Q and M dash P comma Q dash, है ना, M dash P comma Q dash be the midpoint of the line segment P and Q dash, be the midpoint of the line segment, be the midpoint of the line segment P and Q dash, P and Q dash full stop. What is the maximum distance between M and M dash, मतलब what is the maximum value of M dash, ये पूछा सवाल आपसे, कोई कैलकुलेशन नहीं, नथिंग है ना, मैं बोल रहा हूँ 9th-10th का सवाल है, अब डायग्राम बनाओ फिर बताता हूँ उसमें क्या 9th-10th का यूज है। डायग्राम बनाओ जल्दी से, पॉइंट ऐसे दिखा दो ना, ऐसा ये P मान लो, ये Q मान लो और ये Q डैश मान लो, इसका मिड पॉइंट कौन है M, इसका मिड पॉइंट कौन है M डैश, ये लेंथ ये दिख रहा है M डैश, ये मैक्सिमम कितना होगा सोच के बता दो। डायग्राम बनाने के बाद इलिप्स खत्म, अब ये 9th-10th का काम आएगा यहाँ कॉन्सेप्ट। हाँ वो तो भूल ही जाएगा, तो करेगा बहाना। क्या कॉन्सेप्ट है बता रहे, नवोदियन, डायग्राम देख के क्लिक नहीं किया भाई, एक तो बोला एग्जाम्पल में देखा था, अरे भाई ये बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में पढ़ना है 9th-10th में, चलो थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम है, हाँ क्या क्या नहीं मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, क्यू डैश का हाफ होता है, पहली बात तो एम डैश क्या होता है, एम डैश बराबर क्या होता है हाफ ऑफ क्यू डैश। अब बताओ एम डैश मैक्सिमम कब होगा, जब क्यू डैश मैक्सिमम होगा, क्यू डैश मैक्सिमम कब होगा, इसलिए मैं बोला कि 9th-10th का सवाल है, भले एडवांस में पूछा है, वो भी 2021 का सवाल है। ओए हाँ कितना है फाइनल आंसर 4, क्यू डैश कितना हो जाएगा 8 है ना, मैक्सिमम का वो क्यू डैश तो क्या बन जाए, क्यू डैश मेजर एक्सिस बन जाए है ना, क्यू डैश क्या बन जाए मेजर एक्सिस, तो उसकी वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम है ना,
और उसके इसमें एम डैश में क्या हो जाएगा मैक्सिमम, जो कि उसका हाफ होता है। इसी में बोल रहा हूँ कि जे में 9 10 कब क्या यूज कर ले आपको कुछ नहीं पता। अभी सवाल इसलिए नहीं बनेगा आपसे क्योंकि आपको इलिप्स नहीं आता, इलिप्स का कुछ है ही नहीं। मेजर एक्सिस का लेंथ निकालना नहीं आता तो बताओ वही यूज है ellipse। तो ऐसे ही खेलते हैं। फिर एक बताया था ना ये पाई वाला, इस पर भी एक बार सवाल आ गया था, पाई माइनस 22/7 इक्वल टू 0। इस पर मैंने आपको बताया, इस पर सवाल आया इक्वल टू 0 ट्रू या फॉल्स। ये एडवांस का स्टेटमेंट है, ये फॉल्स ना। कई बच्चों ने इसको ट्रू किया है ना, तो ऐसे खेलते हैं। अब वो क्या मल्टीपल करेक्ट में आया था सवाल। अब मान लो क्या आया, आंसर 0 आया, ठीक है ना। आपने पूरा एडवांस का पूरा लॉजिक लगा के आंसर लाया कितना 0। अब उन्होंने ऑप्शन ऐसे दे दिया ए बी सी और डी, मल्टीपल करेक्ट है। कोई लॉजिक बनता वो ऑप्शन देने का, कोई मतलब नहीं देने का। भाई आंसर 0 है, आप 0 दो ना। ये दिया, बच्चों ने फट से एकदम दोनों टिक किया, मल्टीपल करेक्ट 4 मार्क्स। सीधा -2 -1 नहीं, सीधा -2 6 मार्क्स का डिफरेंस। 6 मार्क्स का डिफरेंस समझ रहे। IIT बॉम्बे से सीधा IIT गांधी मिले, 6 मार्क्स में तो चले जाएंगे। तब ये सब छोटी छोटी चीज़ है। अब सब तो यही बोलता है अच्छा हाँ पाई 22/7 होता है, फट से 0 करके आगे निकले। नहीं भाई, IIT पाई को 22/7 नहीं मानता है, वो जब बोलेगा तो मानेंगे आप। करते हैं एग्जैक्टली। पहली बात तो यही है कि भाई एक रैशनल है दूसरा इरेशनल है, दोनों का डिफरेंस सेम कैसे 0 कैसे हो सकता है, दोनों का आपने सेम कैसे कर दिया। बट हाँ IIT में अगर पाई को 22/7 लिखना होगा तो लिखेगा वहाँ पे कि अज्यूम पाई इक्वल टू दिस या अज्यूम पाई की वैल्यू 3.14, वो बोलेगा तब करना है, अपने मन से नहीं, है ना। अपना कॉन्सेप्ट पॉकेट में रखिए, वहाँ जब बोलेगा उसको मानिए, है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको, है ना, आपकी 1 साल की मेहनत बेकार कर सकती है। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन एक उसको बना के लाना, बस लिखवा दे रहा हूँ, ट्राई करना है इसको। एडवांस का छोड़ नहीं सकते ना, बेसिक ही है। लेट सॉरी नॉट लेट, इलिप्स इवन, शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ। इवन इलिप्स है x²/9 प्लस y²/4 इक्वल टू 1, ठीक है। ये इवन इलिप्स दिया है, लिखना इंस्क्राइब्ड अंडर रेक्टेंगल R1, ऐसे लिख लो सीधा, इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल R, बस शॉर्ट में लिख लो इंस्क्राइब्ड इन द रेक्टेंगल R, लिख ली। R कैसा है, रेक्टेंगल कैसा है, उसके जो साइड्स हैं वो x और y के पैरेलल है, वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, इतना लिख लिए। नाउ अनदर इलिप्स E2, सिर्फ लिख लो E2, जो 0,4 से पास कर रहा है, बस इतना लिख लो। E2 passes through 0,4, E2 कहां से पास कर रहा है 0,4, circumscribes R, इतना लिख लो, बस इतना ही दिया डिटेल, circumscribes R, उसको घेर लिया। फाइंड E of E2, ट्राई करना, बहुत प्यारा सवाल है, इजी एकदम बेसिक सवाल, कोई इसमें लॉजिक ये नहीं। फाइंड इसेंट्रिसिटी, फाइंड E, E2 का क्या फाइंड करना है, E, सेकंड इलिप्स का